दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो न सिर्फ कहानी है बल्कि हमारे समाज की जड़ों को हिलाने वाली सच्चाई है। लेकिन उससे पहले चलिए उस दौर में झांकते हैं जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था। 19वीं सदी का भारत, जहां जाति और धर्म के नाम पर इंसान को इंसान से अलग कर दिया जाता था। उस समय 90% से भी ज्यादा लोग अनपढ़ थे। औरतों को पढ़ाना तो दूर, उनके घर से निकलने पर भी पाबंदी थी। निचली जातियों को कुएं से पानी लेने तक की इजाजत नहीं थी और उनकी छाया को भी अशुद्ध माना जाता था। विधवाओं का सर मुंडवाकर उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। ये वो दौर था जब अंग्रेजों का राज था, लेकिन समाज को असली गुलामी अपनी रूढ़ियों ने दी थी। ऐसे में एक शख्स ने इन बेड़ियों को तोड़ने का बीड़ा उठाया, महात्मा ज्योतिबा फुले। उनकी कहानी है फुले, जो हमें बताती है कि क्रांति की शुरुआत किताबों से होती है। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं। हेलो वॉचर्स, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं वॉच ऑन पॉइंट। फिल्म की शुरुआत 1896 से होती है, जब पुणे में प्लेग की महामारी ने कोहराम मचा रखा था। हर तरफ मेडिकल कैंप लगे होते हैं जहां लोग इलाज करवा रहे होते हैं। एक कैंप से करीब 7 किलोमीटर दूर एक छोटा सा बच्चा प्लेग का शिकार हो जाता है। सावित्रीबाई फुले को जैसी ही ये खबर मिलती है, वो बिना डरे उस बच्चे को अपनी पीठ पर लादकर तेज धूप में मेडिकल कैंप की ओर दौड़ पड़ती है। सावित्री बाई का ये संघर्ष दिल दहला देने वाला होता है। वो एक तरफ बीमार लोगों की मदद कर रही होती है, दूसरी तरफ खुद भी बीमारी से जूझ रही होती है। यह सीन आपको उनकी हिम्मत और इंसानियत का कायल कर देता है। फिर कहानी 1848 में चली जाती है, जहां हम ज्योतिबा फुले की जिंदगी की शुरुआत को देखते हैं। उनका परिवार कई पीढ़ियों पहले सतारा से पुणे आया था। वो फूलों के गजरे और मालाएं बनाने का काम करते थे, इसीलिए उन्हें फुले कहा जाता था। 1827 में ज्योतिबा का जन्म पुणे में हुआ। जब वो सिर्फ 1 साल के थे, तब उनकी माँ का देहांत हो गया था। उनका पालन पोषण एक बाई ने किया था। ज्योतिबा ने कुछ समय मराठी में पढ़ाई की, लेकिन बीच में ही पढ़ाई छूट गई। बाद में 21 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेजी में 7वीं कक्षा को पूरा किया। 1840 में उनकी शादी सावित्री बाई से हो गई और यहीं से उनकी जिंदगी में नया मोड़ आ गया। ज्योतिबा और सावित्री बाई एक नई सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। वो चाहते हैं कि समाज के हर तबके को शिक्षा मिले, खासकर औरतों को और निचली जातियों को। लेकिन ये काम दोस्तों आसान नहीं था। पूरा समाज, यहाँ तक कि उनके अपने घर वाले भी उनके खिलाफ थे। ज्योतिबा अपने पिता से झूठ बोलकर सावित्री बाई के साथ बच्चों को पढ़ाने निकल पड़ते हैं। उनके साथ 2 ब्राह्मण दोस्त भी होते हैं जो इस नेक काम में उनका साथ दे रहे होते हैं। शुरुआत में उनकी पाठशाला में सिर्फ 5 बच्चियां पढ़ने आती हैं। ज्योतिबा निराश होकर कहते हैं, क्या हम सिर्फ 5 लड़कियों को पढ़ाएंगे? तभी एक आदमी अपनी बेटी को चुपके से पढ़ाने लाता है, जैसे पढ़ाना कोई बहुत बड़ा गुनाह हो। उस समय के लोग मानते थे कि पढ़ाई से बच्चे अंग्रेजों जैसे बन जाएंगे और उनकी संस्कृति खराब हो जाएगी। लेकिन ज्योतिबा की सोच इनसे अलग थी। जब उन्हें ये पता चला था कि सावित्री बाई उनकी पत्नी पढ़ना चाहती है, तो उन्होंने खुद उन्हें पढ़ाया था। उनका मानना था कि ज्ञान की चाह जो रखता है, ज्ञान उनके पास खुद पहुंच जाता है। ज्योतिबा और बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, लेकिन उनके पास अभी ज्यादा बच्चे नहीं थे। इसलिए वो गांव-गांव जाकर लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि बच्चों को स्कूल भेजिए। लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं थी। ज्योतिबा जानते थे कि ये जंग लंबी चलेगी और बहुत मुश्किल होगी। जब ज्योतिबा घर लौटते हैं तो उनके पिता को उनके पढ़ाने की बात पता चल चुकी होती है। वो ज्योतिबा और सावित्री को डांटते हैं और सावित्री को ताने मारते हैं। वो कहते हैं कि शादी के 8 साल हो गए पर तुमने अभी तक बच्चा नहीं दिया और तुम लोग छिपकर बच्चों को पढ़ाने जाते हो। ये बातें सुनकर ज्योतिबा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो पिता से कुछ नहीं कहते। इसके बजाय वो सावित्री को हौसला देते हैं। वो कहते हैं कि हमें लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता, हम पढ़ाई से क्रांति लाएंगे। अगले दिन वो फिर बच्चों को पढ़ाने पहुंच जाते हैं। तभी कुछ ब्राह्मण वहां आते हैं जो इस पढ़ाई के सख्त खिलाफ होते हैं। वो हंगामा मचाते हैं और ज्योतिबा को पूरी तरह मारते पीटते हैं। उनका कहना होता है कि तुम्हारी परछाई भी हम पर नहीं पड़नी चाहिए, तो तुम हमारे बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हो? असल में वो नहीं चाहते थे कि निचली जातियों के बच्चे भी पढ़े, क्योंकि इससे उनकी सत्ता खतरे में आ सकती थी। सावित्री ज्योतिबा के जख्मों पर मरहम लगाती है। ज्योतिबा कहते हैं कि ये लड़ाई तो अभी लंबी चलेगी, बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए।
इसके बाद ज्योतिबा को पंचायत में बुलाया जाता है। पंचायत वाले कहते हैं कि ज्योतिबा ने अपराध किया है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। वो धमकी देते हैं कि अगर ज्योतिबा ने फिर से पढ़ाने की कोशिश की तो उनके परिवार को गांव से निकाल दिया जाएगा। ये सब सुनकर ज्योतिबा सावित्री को लेकर घर छोड़ने का फैसला करते हैं। वो अपने पिता से कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई परेशानी हो, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तभी उनके बड़े भाई कहते हैं, अगर तुम घर छोड़ के जाओगे तो तुम्हें संपत्ति में भी कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। तो ज्योतिबा तुरंत जवाब देते हैं कि उस संपत्ति पर मेरा भी हक है और मैं मेरा हक लेके रहूंगा और जरूरत पड़ी तो मैं कोर्ट भी जाऊंगा। ज्योतिबा अपने स्कूल के दोस्त उस्मान भाई के पास चले जाते हैं। उस्मान की बहन फातिमा उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। पता चलता है कि उस्मान ने फातिमा को अच्छी शिक्षा दी है। ज्योतिबा उस्मान को अपनी सारी कहानी बताते हैं और कहते हैं कि वो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जिसमें उन्हें मदद चाहिए। उस्मान तैयार हो जाता है और बताता है कि अंग्रेज कुछ नीतियां चला रहे हैं जिनसे बच्चों को पढ़ाने में मदद मिल सकती है। वो सुझाव देता है कि सावित्री और फातिमा को अंग्रेजों के ट्रेनिंग कैंप में भेजा जाए, जहां वो टीचर बनकर लौट सकती है। ज्योतिबा मान जाते हैं। वो सावित्री और फातिमा को ट्रेनिंग कैंप ले जाते हैं, लेकिन वहां अंग्रेज कहते हैं कि कैंप में शामिल होने के लिए कम से कम 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, जो सावित्री और फातिमा के पास नहीं है। तभी ज्योतिबा अंग्रेजी में जवाब देते हैं। वो कहते हैं, अगर ऐसा ही रहा तो हमारे देश में कोई भी पढ़ लिख नहीं पाएगा। हमारे पास 10वीं से ज्यादा ज्ञान है, लेकिन हमारे पास 10वीं की मार्कशीट नहीं है। वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी को घर में ही पढ़ाया है और फातिमा को उसके भाई ने। उनकी दलील काम करती है और सावित्री फातिमा को कैंप में दाखिला मिल जाता है। इसके बाद ज्योतिबा एक क्रांतिकारी लहू भाऊ से मिलते हैं, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। लहू भाऊ पहले ज्योतिबा को तो पीटते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ज्योतिबा ब्राह्मणों के खिलाफ जाकर पढ़ाई करवा रहे हैं। लेकिन ज्योतिबा उन्हें समझाते हैं कि पढ़ाई ही असली क्रांति है, इससे हम आजादी पा सकते हैं, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। लहू भाई उनकी बात को समझ जाते हैं और वादा करते हैं कि वो गांव के ढेर सारे बच्चों को ज्योतिबा की पाठशाला में लाएंगे। इधर सावित्री और फातिमा ट्रेनिंग कैंप से टीचिंग सीख रही होती है। ज्योतिबा और उस्मान घर के काम में हाथ बटाते हैं और खाना बनाते हैं। खाना बनाते वक्त उन्हें एहसास होता है कि खाना बनाना इतना मुश्किल काम है। कुछ महीनों बाद सावित्री और फातिमा की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। अब एक नई पाठशाला खोलने का समय आ जाता है। गांव वालों को बता दिया जाता है कि अगले दिन से पाठशाला शुरू होगी और सभी अपने बच्चों को भेजे। ज्योतिबा और सावित्री को उम्मीद होती है कि ढेर सारे बच्चे आएंगे। फातिमा भी अपने समुदाय के लोगों को समझाने जाती है। वहाँ उसे जान से मारने की भी धमकी दी जाती है। हमारी बेटियां सिर्फ शादी करती है, खाना बनाती है और बच्चे पैदा करती है। ये सुनकर फातिमा को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन पाठशाला में कोई बच्चा नहीं आता। ज्योतिबा और सावित्री इंतजार करते हैं, लेकिन समय बीत जाता है और तभी लहू भाव ढेर सारे बच्चों को लेकर आते हैं। ये देखकर ज्योतिबा और सावित्री खुशी से झूम उठते हैं। ज्योतिबा लहू भाऊ का शुक्रिया अदा करते हैं। वो कहते हैं कि आपकी वजह से ये पाठशाला शुरू हो पाई भाऊ। आगे ज्योतिबा के पिता उन्हें बुलाते हैं और उनके हिस्से की 25 एकड़ जमीन उनको दे देते हैं। उधर सावित्री और फातिमा बच्चों को पढ़ा रही होती है। तभी एक ब्रिटिश कलेक्टर वहाँ पे आता है। वो बच्चों को पढ़ते हुए देखकर बहुत खुश होता है। वो कहता है, जो काम हम नहीं कर पाए वो आप लोगों ने करके दिखा दिया। वो ज्योतिबा से मिलना चाहते हैं। ये बात ब्राह्मणों को पता चलती है। उन्हें बहुत बुरा लगता है कि फूले अब भी पढ़ाई का काम कर रहा है। अगले दिन ज्योतिबा कलेक्टर से मिलने जाते हैं। कलेक्टर उनकी तारीफ करता है। ज्योतिबा कहते हैं कि वो पुणे में 4 और स्कूल खोलना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें मंजूरी चाहिए। कलेक्टर कहता है कि 4 नहीं 25 स्कूल खोलो, लेकिन ज्योतिबा के पास इतना पैसा नहीं था। वो कलेक्टर से मदद मांगते हैं। कलेक्टर कहता है वो मदद तो नहीं कर पाएगा, पर पूरा सपोर्ट देने का वादा करता है। ज्योतिबा सावित्री और उस्मान को बताते हैं कि ब्रिटिश 25 स्कूल चाहते हैं, लेकिन फंड नहीं देंगे। तो ज्योतिबा फैसला करते हैं कि वो अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा बेच देंगे और ज्योतिबा जमीन बेचकर और कलेक्टर से रेलवे जैसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट लेकर 25 स्कूल खोल देते हैं। अब ढेर सारे बच्चे उनकी पाठशालाओं में पढ़ने के लिए आते हैं। एक दिन ब्रिटिश अफसर आता है और ज्योतिबा का धन्यवाद देता है कि उन्होंने वो काम करके दिखाया है जो ब्रिटिश सालों से नहीं कर पाए। लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी दोस्तों। कुछ निचली जाति के बच्चे कुएं से पानी भर रहे होते हैं। तभी ऊंची जाति के लोग उन्हें पीटने लगते हैं। ज्योतिबा को यह पता चलता है तो वो गुस्से से कलेक्टर के पास जाते हैं, लेकिन कलेक्टर बड़ी ही चालाकी से उन्हें हिंदू से
क्रिश्चियन बन जाने के लिए कहता है। वो कहता है अगर तुम क्रिश्चियन बन जाओगे तो भेदभाव बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। ज्योतिबा ये बातें सुनकर चुप रहते हैं। वो कोई मदद नहीं लेते और फैसला करते हैं कि वो अपने आंगन में खुद कुआं बनवाएंगे। जल्द ही वो एक कुआं बनवा देते हैं जहाँ कोई पाबंदी नहीं होती है। हर जाति धर्म का इंसान वहां पे पानी भर सकता था। इसके बाद ज्योतिबा के भाई उन्हें बताते हैं कि उनके पिता की तबीयत खराब है। ज्योतिबा जब घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पिताजी तो बिल्कुल ठीक है। असल में पिता ने उन्हें इसलिए बुलाया था क्योंकि वो चाहते थे कि ज्योतिबा दूसरी शादी कर ले, क्योंकि उन्हें पोता चाहिए। ज्योतिबा समझाते हैं, देखिए पिताजी, हो सकता है दिक्कत मुझ में हो, सावित्री में ना हो, तो क्या आप सावित्री को दूसरी शादी करने के लिए कहेंगे? मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा पिताजी। और वो वहां से चले जाते हैं। इसी दौरान पंचायत वाले ज्योतिबा से कहते हैं कि वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उनके साथ आए। तो ज्योतिबा कहते हैं, हम एक होकर लड़ने की बात तो करते हैं, लेकिन क्या हमें बराबरी की नजर से देखा जाता है? हमें अछूत कहा जाता है। कई लोगों को पानी तक नहीं पिया जाता है। आप हमारी परछाई से भी दूर भागते हैं। अगर हम एक नहीं है तो एक होकर लड़ाई लड़ेंगे कैसे? मैं इस संग्राम में शामिल होना तो चाहता हूँ, लेकिन तब तक शामिल नहीं होऊंगा जब तक आप हमें बराबरी का हक नहीं दे देते। मैं क्रांति ला रहा हूँ और मैं क्रांति लाऊंगा, सबको शिक्षित करके। ये बात गांव में बहुत तेजी से फैल जाती है। एक आदमी सावित्री को धमकाता है कि वो पढ़ाना बंद कर दे, लेकिन सावित्री डरती नहीं है, बल्कि उसे एक जोरदार थप्पड़ मार के आगे बढ़ जाती है। बाद में ज्योतिबा सावित्री को बताते हैं कि वो काशीबाई नाम की एक विधवा से मिले, जिसके ऊपर उनके परिवार ने बहुत अत्याचार किया है। वो गर्भवती भी है और वो मरना चाहती है। ज्योतिबा उसे घर लाते हैं। सावित्री कहती है, काशीबाई अकेली नहीं है, ऐसी कई औरतें और भी है, हमें उनके लिए एक आश्रम खोलना चाहिए। ज्योतिबा मान जाते हैं और आश्रम शुरू हो जाता है, जहाँ कई विधवाएं रहने लगती है। एक नाई आश्रम में आता है और काशीबाई के बाल काटने के लिए कहता है। वो कहता है कि उन्हें ब्राह्मणों ने भेजा है, ये कहकर कि इन विधवाओं के बाल लंबे हो गए हैं। तभी ज्योतिबा बहुत गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में कहते हैं कि आज से ये प्रथा बंद, यहाँ पर दोबारा मत आना। एक दिन ज्योतिबा और सावित्री पे हमला भी होता है। हमलावरों को ज्योतिबा पहचान लेते हैं। उनके बच्चे उनके पाठशाला में पढ़ते हैं। वो बताते हैं कि ऊंची जाति वालों ने उन्हें मारने के लिए भेजा था, लेकिन सच जानने के बाद अब वो ऐसा नहीं करेंगे। कुछ समय बाद काशीबाई एक बेटे को जन्म देती है। सावित्री ज्योतिबा से कहती है कि वो उस बच्चे की परवरिश करना चाहते हैं। काशीबाई मान जाती है। इसके बाद ज्योतिबा सत्य शोधक समाज की स्थापना करते हैं, जिसमें हर तरह के लोग, डॉक्टर, उद्योगपति, आम लोग शामिल होते हैं। एक शादी होती है जिसमें कोई ब्राह्मण पंडित नहीं होता। उस शादी को ज्योतिबा खुद करवाते हैं। ब्राह्मण विरोध करने पहुंच जाते हैं, लेकिन सावित्री कहती है, आप लोग तो हमें छूकर आशीर्वाद तक नहीं देते हैं, तो हम आपसे शादी क्यों करवाए? जो भी रस्म है, जो भी रिवाज है, वो सब हम खुद कर लेंगे और इसका सारा खर्चा भी हम स्वयं उठा रहे हैं। जिसके बाद यह मामला कोर्ट पहुंच जाता है। वहाँ पे भी एक ही बात निकल के आती है। ब्राह्मण चाहते हैं कि भले ही उन्हें शादियों में ना बुलाया जाए, लेकिन उनके नाम की दक्षिणा उन तक पहुंच जानी चाहिए। तभी ज्योतिबा ब्राह्मणों के वकील से पूछते हैं, क्या आप दाढ़ी बनाते हैं? वकील कहता है, हाँ, मैं घर पर खुद से बनाता हूँ। तो ज्योतिबा कहते हैं, तो क्या आप नाई को पैसे दे देते हैं? अगर हम शादी करवाएंगे तो पंडितों को दक्षिणा क्यों दे? जो काम करेगा उस काम के लिए उसको उसका पैसा मिलना चाहिए। इस तर्क से ज्योतिबा केस जीत जाते हैं। आगे पूना में अकाल पड़ता है। सत्य शोधक समाज लोगों की मदद करता है। सालों बाद ज्योतिबा का गोद लिया बेटा यशवंत बड़ा हो जाता है। ज्योतिबा उसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं। तभी एक खत आता है जिसमें लिखा होता है कि सामाजिक कार्यकर्ता विठल राव कृष्ण जी वंदेकर ज्योतिबा को महात्मा की उपाधि देना चाहते हैं और 1888 में उन्हें यह सम्मान मिलता है। लेकिन जल्द ही ज्योतिबा को लकवा मार जाता है। उनकी बॉडी का एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है। सावित्री उनका ख्याल रखती है और कहती है, आप अपनी किताब को पूरी कर लीजिए, आपकी किताब लोगों के लिए एक प्रेरणा होगी। ज्योतिबा किताब पूरी करते हैं, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ती जाती है। 1890 में उनका निधन हो जाता है। मरने से पहले उन्होंने सावित्रीबाई फुले को सत्य शोधक समाज का प्रधान बनाया था। अंतिम संस्कार में सावित्री खुद ही ज्योतिबा को अग्नि देती है। इतिहास में पहली बार किसी औरत ने ऐसा किया था, और उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उनके गोद लिए हुए बेटे यशवंत को अब भी लोग नाजायज बच्चा मानते थे। कहानी 1897 में वापस लौटती है, जहां पूना फिर से प्लेग से जूझ रहा होता है। सावित्री और यशवंत, जो अब डॉक्टर बन चुका है, लोगों की मदद करते हैं, लेकिन सावित्री खुद प्लेग की चपेट में आ जाती है।
अपनी आखिरी सांसों में वो यशवंत से कहती है, अपने पिता की सोच को जिंदा रखना। 10 मार्च 1897 को सावित्री बाई जी का भी निधन हो जाता है। दोस्तों, इस मूवी की कहानी जानना आपके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि हमें ये जानने की बहुत जरूरत है कि हमारा देश एक ऐसा देश है जहां धर्म और जाति के नाम पर लोगों को भड़काना बहुत आसान है। इसीलिए पढ़ाई लिखाई का होना बेहद जरूरी है। आज अगर हमारी बेटियां, माएँ और घर की औरतें पढ़ लिख रही है, तो इसका सारा श्रेय उस इंसान को जाता है जिसकी कहानी ये फिल्म बयान करती है। फुले जैसी फिल्में हमारे समाज और सिनेमा के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि हम इंसान हैं और हमारी जड़ें क्या है। तो दोस्तों, ये थी कहानी फूले मूवी की, बल्कि ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि हमारे देश का इतिहास है। तो दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए कि ये मूवी आपको कैसी लगी, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि ऐसी ही कहानियां आप तक पहुंचती रहे। तो मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही किसी और जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, वॉच ऑन पॉइंट।